नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में एक मुख्य टॉपिक पांडु वंश या सोम वंश के इतिहास को लेकर आपके सामने आए हैं। और इस वीडियो लेक्चर के दो पार्ट होंगे और इसमें पूरे पांडु वंश या सोम वंश के पूरे इतिहास को, उसका जो शासनकाल कैसा रहा, क्या क्या निर्माण हुए, क्या क्या ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए जिनसे इनके बारे में पता चलता है, कौन कौन से शासक हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा और बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, जिससे आप CGPSC मेंस और साथ ही अन्य वन डे एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के पांडु वंश या सोम वंश का इतिहास। तो इनका जो इतिहास रहा है वह भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य पूर्वी क्षेत्र में शासन करने वाले अत्यंत प्रभावशाली राजवंशों में शामिल है। यह वंश मुख्य रूप से सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था, खरौद, कांकेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित था और सोम वंश को पांडु वंश की ही एक शाखा मानी जाती है। तो अभी हमने जान लिया कि जो पांडु वंश है वो अलग अलग जगह पे फैले हुए थे और आगे चलकर सोम वंश नाम से इनका एक और वंश चला जो कि पांडु वंश ही था। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास को देख लेते हैं। पांडु वंश के प्रारंभिक शासकों में उदयन, इंद्रबल और नन्नदेव का नाम मिलता है। उदयन को कालिंजर शिलालेख में आदि पुरुष बताया गया है। यह वंश स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, अर्थात इंद्रबल ने इस वंश को स्थापित किया और पांडु वंश के आदि पुरुष हैं उदयन। ठीक, उदयन के पुत्र इंद्रबल ने इसको छत्तीसगढ़ में इस वंश को स्थापित किया। तो इन्होंने सिरपुर अर्थात श्रीपुर में पांडु वंश की नींव रखी थी। इंद्रबल के पुत्र थे ईशान देव। इन्होंने खरौद के प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और नन्नदेव के पुत्र महाशिव तिवर देव के काल को इस वंश की शक्ति तथा विस्तार का चरम माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस वंश का उत्कर्ष कैसे हुआ और स्वर्णकाल छत्तीसगढ़ में कैसे आया। तो जब महाशिवगुप्त बालार्जुन इस वंश में हुए तो उनका शासनकाल लगभग 595 से 655 ईस्वी तक, बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इनके शासनकाल में सिरपुर कला, वास्तुकला और धर्म का केंद्र बन गया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। उनकी माता का नाम वाष्टा देवी था, जिन्होंने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में श्रीपुर अर्थात सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनवाया, जो आज भी स्थापत्य और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके काल में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा शैव धर्म का समान विकास हुआ और चीनी यात्री वेनसांग ने भी सिरपुर का भ्रमण किया था। यह चीज हमें पता चलता है। अब देख लेते हैं दोस्तों सोमवंश। सोमवंश कैसे आया। तो कालांतर में पांडु वंश, इस कांकेर शाखा को देखते हैं, अर्थात कांकेर में जो सोमवंश थे उनको कालांतर में पांडु वंश की एक शाखा सोमवंश के नाम से कांकेर में स्थापित हुई और यहाँ सिंहराज को संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद व्याघराज, फिर बोपदेव
आदि शासक बने। कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन 1125 ईस्वी से 1144 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। इस वंश के शासकों ने भव्य मंदिरों, किलों और स्थापत्य स्मारकों का निर्माण कराया तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारी योगदान दिया। अब पांडुवंश और सोमवंश के योगदान एवं महत्व को देख लेते हैं। तो पांडुवंश एवं सोमवंश ने छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण की परंपरा को आरंभ किया। विशेषतः सिरपुर, राजिम, खरौद आदि क्षेत्रों में स्थापत्य कला का अद्भुत विकास हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह जो पांडुवंश का काल रहा है वह धार्मिक सहिष्णुता, संस्कृति और साहित्य का युग माना जाता है। इनके द्वारा निर्मित मंदिर आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रतीक हैं, जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, राजिम का राजीव लोचन मंदिर और खल्लारी का मंदिर। ठीक है। तो निष्कर्ष रूप में इस वंश के बारे में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पांडुवंश या सोमवंश ने लगभग 5वीं शताब्दी से 13वीं-14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नई ऊंचाइयां दी। इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, जिसके स्थापत्य, मूर्तिकला तथा स्थापत्य के अवशेष आज भी प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनके वंश के बारे में जान लिया कि इनका वंश किस तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अब हम पांडुवंश और सोमवंश के प्रमुख शासकों की सूची एवं कालक्रम नीचे हम दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पांडुवंश के प्रमुख शासक और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दक्षिण कोसल क्षेत्र में इनका शासन। तो पांडुवंश के प्रमुख शासक, पहला नाम आता है उदयन, जो कि प्रारंभिक शासक है और पांडुवंश का आदि पुरुष है। उसके बाद इनका जो पुत्र है इसका नाम है इंद्रबल। इसका शासनकाल 6वीं शताब्दी के आसपास का है। फिर तीसरा शासक है ईशान देव, जो कि इंद्रबल का पुत्र था। फिर प्रमुख शासक में है नन्नदेव। इसके बाद प्रमुख शासक है महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका शासनकाल लगभग 595 से 655 ईस्वी तक रहा और ये पांडुवंश का सबसे प्रख्यात शासक और स्वर्ण युग के काल में सिरपुर राजधानी बनाया। ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो पांडुवंश के काल को, जिसमें महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में राजधानी सिरपुर थी। ठीक है। अन्य छोटे शासक जिनका विवरण मौलिक शासकीय अभिलेखों में मिलता है, इनको हम आगे बताएंगे। तो ये जो 5 शासक है दोस्तों, ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए और इन्होंने अपने कुल को, अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी इन्होंने संजो के रखा, धर्म को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पांडुवंश के शासकों का विस्तृत विवरण। पहला शासक है उदयन। पांडुवंश के आदि पुरुष और प्रारंभिक शासक हैं ये, और उनके शासनकाल के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है, पर इन्हें इस राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंद्रबल। उदयन के पुत्र हैं इंद्रबल थे और जिन्हें पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, उन्हें संस्थापक और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसमें शब्द का अंतर है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंद्रबल ने सिरपुर अर्थात श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। सबसे पहले सिरपुर को राजधानी किसने बनाया? इंद्रबल ने बनाया। उन्होंने सिरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता को मजबूत किया। सिरपुर दोस्तों अभी महासमुंद जिले में स्थित है।
इंद्रबल ने खरौद जैसे क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया और धार्मिक स्थापत्य कार्यों का समर्थन किया। इंद्रबल के नाम पर इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना भी हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद इंद्रबल के पुत्र के रूप में आए ईशान देव, उसके उत्तराधिकारी बनकर। तो इंद्रबल का पुत्र ईशान देव जो खरौद का मंडलाधिपति था, ठीक है, खरौद मंडल का प्रमुख था, शासक था। उन्होंने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। खरौद में ईशान देव द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया और यह मंदिर शिव को समर्पित है, ध्यान रखेंगे, और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथे प्रमुख शासक हुए जिनका नाम है नन्नदेव, और ये प्रथम है, ठीक है, नन्नदेव प्रथम। इंद्रबल के पुत्रों में से एक और ईशान देव का अनुयायी नन्नदेव, ठीक। तो ईशान देव भी इंद्रबल का पुत्र था और नन्नदेव भी इंद्रबल का पुत्र था, ठीक। ईशान देव के बाद नन्नदेव ने शासन किया। नन्नदेव ने राजवंश की नींव को अधिक मजबूती प्रदान की और अपनी शक्ति का विस्तार किया। फिर नन्नदेव के बाद आते हैं महाशिव तिवर देव। तो नन्नदेव का पुत्र और पांडु वंश का एक शक्तिशाली शासक, उन्हें पांडु वंश के उत्कर्ष का काल का प्रमुख शासक माना जाता है। और महाशिव तिवर देव ने दक्षिण कौशल, उत्कल एवं आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक। दोस्तों, दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को बोला जाता था प्राचीन काल में, और उत्तर कौशल या कौशल हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर के क्षेत्र को बोला जाता था, जिनमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल होता था, ठीक है। उसी तरह उत्कल भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ तक उन्होंने राज्य का विस्तार किया और महाशिव तिवर देव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त की थी, क्योंकि इन्होंने दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल, जिसे कौशल कहा जाता था, इसमें अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसलिए सकल अर्थात पूरे जितने भी कौशल हैं उत्तर दक्षिण, उसका अधिपति उपाधि प्राप्त किया। इसी कारण उसको सकल कौशलाधिपति की उपाधि से अपने आप को नवाजा, ठीक है। विष्णु सन्यासी होने के साथ ही, अर्थात विष्णु के भक्त होने के साथ ही उन्हें परम वैष्णव का दर्जा भी मिला। उन्होंने अपनी मुद्रा में गरुड़ का चित्र अंकित करवाया। तो महाशिव तिवर देव ने अपनी मुद्रा में गरुड़ का चित्र अंकित करवाया और महाशिव तिवर देव ने माधव वर्मन प्रथम से युद्ध लड़ा, जिसमें वे मारे गए, ठीक है। इन्होंने माधव वर्मन प्रथम से युद्ध लड़ा, जिसमें महाशिव तिवर देव मारे गए। उसके बाद एक प्रमुख और शासक है जिनका नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका शासनकाल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक रहा। लगभग 60 साल का इनका शासनकाल रहा और ये पांडु वंश के अब तक के शासकों में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। महाशिव गुप्त बालार्जुन जो थे वे हर्षगुप्त और रानी वासटा देवी के पुत्र थे। बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासनकाल में सिरपुर धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया और बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु और उदार थे। इसी के कारण जो बालार्जुन की माता है वासटा देवी, उन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया जो कि मुख्य रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है, वो विष्णु मंदिर है।
तो ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु और उदार थे, इसका पता हमें चलता है। बालार्जुन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सिरपुर में व्यापक विकास हुआ और इन्हीं के शासनकाल में चीन का यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान सिरपुर में कई मंदिर और बौद्ध विहार बनाए गए। उनकी माता वाष्टा देवी ने लक्ष्मण मंदिर बनवाया, जो आज भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बालार्जुन के दरबार में कवि रहे जिनका नाम है ईशान, तो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है ईशान, और उनके शासनकाल में दक्षिण कोसल के साथ साथ विंध्य प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश अर्थात विंध्य पर्वत का जो फैलाव है, वहाँ का जो क्षेत्र, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और समन्वित क्षेत्र जैसे ओडिशा के संबलपुर तक इनका प्रभाव था। इसके बाद प्रमुख शासक है शिवनंदी। महाशिवगुप्त बालार्जुन के पुत्र का नाम है शिवनंदी और उनके बारे में सीमित ऐतिहासिक जानकारी हमें उपलब्ध है, किंतु वह पांडु वंश के अंतिम ज्ञात शासकों में से एक थे और शिवनंदी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे और उसका पुत्र शिवनंदी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो इस तरह से हमने इनके प्रमुख शासकों को देखा। अब हम एक सूची के जरिए आपको इनके जो शासक हैं उनको बताएंगे, दिखाएंगे, जिससे आपको फिर से ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो पांडु वंश के प्रमुख शासकों और उनके शासन काल और प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए, उनकी विस्तृत सूची हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पांडु वंश दोस्तों छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक प्रभावशाली मध्यकालीन राजवंश था, जिसका स्वर्ण काल लगभग 6वीं से 7वीं सदी के बीच माना जाता है और नीचे महत्वपूर्ण शासकों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो शासक हैं और उन्होंने क्या मुख्य कार्य किया अपने शासनकाल में, इनकी जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके पहले हमने इनके ये जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्होंने क्या कार्य किया बहुत कम जानकारी दी, और इसमें हम सभी शासकों के जो प्रमुख क्या कार्य किए उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो उदयन का शासनकाल प्रारंभिक शासक था और लगभग 6वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने शासन किया। इनका प्रमुख कार्य क्या है, ये जो है कार्य है दोस्तों, ये पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इन्होंने पांडु वंश की स्थापना की, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र का इन्होंने संगठन किया अर्थात अपने शासन को संगठित किया, और पदाधिकारियों का इन्होंने विकास किया। उसके बाद आते हैं इंद्रबल के पास। इंद्रबल का जो शासनकाल था वह 6वीं सदी के मध्य का था। प्रमुख कार्य इसने यह किया कि श्रीपुर या सिरपुर को राजधानी बना दिया और क्षेत्रीय सत्ता को इन्होंने मजबूत किया। साथ ही धार्मिक एवं प्रशासनिक विकास का कार्य इन्होंने किया। प्रशासन को मजबूत बनाने का काम इंद्रबल के द्वारा किया गया। फिर आते हैं ईशान देव। तो शासनकाल इनका लगभग 6वीं सदी के मध्य या उत्तरार्ध माना जा सकता है और प्रमुख कार्य इनका है खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करना। ठीक है, उसी तरह अन्य प्रमुख कार्य है धार्मिक स्थिरता व अधिष्ठान। इनके शासनकाल में धर्म में स्थिरता आ गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नन्नदेव प्रथम। नन्नदेव प्रथम ने क्या काम किया, इसका शासनकाल 6वीं सदी का उत्तरार्ध है और प्रमुख कार्य प्रशासनिक विस्तार किया, साथ ही पांडु वंश की प्रतिष्ठा में इन्होंने वृद्धि किया। उसके बाद आते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने क्या काम किया,
इसका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी तक था। प्रमुख कार्य पांडु वंश का स्वर्ण काल इन्होंने ला दिया। सिरपुर को सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। हालांकि इसकी माताजी ने बनाया, पर इनका काल था, इस कारण इनका नाम दिखाया जा रहा है। बौद्ध तथा अन्य धर्मों का संरक्षण किया, क्षेत्रीय विस्तार किया और बहुत ही सहिष्णु शासन इनके द्वारा किया गया। फिर महाशिवगुप्त उदित, बालार्जुन के बाद आए महाशिवगुप्त उदित। ये बालार्जुन के बाद के काल में शासक रहे। प्रमुख कार्य इन्होंने किया पितृसत्ता का संधारण, अर्थात पितृसत्ता ला दी और प्रशासन को मजबूती प्रदान की। उसके बाद आते हैं शिव नंदी। बालार्जुन के पश्चात अंतिम ज्ञात शासक में है शिव नंदी। तो 7 प्रमुख शासक हुए जिनका हमें पता चलता है पांडु वंश में। और प्रमुख कार्य वैष्णव धर्म का ये समर्थन करते थे और शासन की निरंतरता इन्होंने बनाए रखी। तो संक्षिप्त निष्कर्ष में हम देख सकते हैं दोस्तों कि पांडु वंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। महाशिवगुप्त बालार्जुन का स्वर्ण काल इसकी सबसे बड़ी सफलता थी, जिसने सिरपुर को क्षेत्रीय महानगर बनाया। और पांडु वंश के ये शासक अपनी सहिष्णुता, स्थापत्य कला और शासन की कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हम देख लेते हैं पांडु वंश के शिलालेखों की विस्तृत सूची। यह पीएससी में पूछा ही जाता है। तो इनके शासनकाल, प्रशासन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में शिलालेख ही हमें मिलते हैं और इन्हीं से इनका इतिहास हमें पता चलता है। तो ये शिलालेख कहाँ कहाँ के हैं और कहाँ से मिले हैं, किस शासक से संबंधित है और इसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला शिलालेख जो मिला है वह कालिंजर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। और कालिंजर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से कालिंजर शिलालेख मिला है और यह जो शिलालेख है दोस्तों, यह उदयन से संबंधित है। ठीक है, उदयन से संबंधित है। शिला का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर। पत्थर पर लिखा हुआ जो चीज़ है, जानकारी है, उसको शिलालेख कहते हैं। ठीक है। मुख्य विवरण और महत्व, इसका क्या महत्व है? तो पांडु वंश के आदि पुरुष उदयन का उल्लेख है इसमें, कालिंजर शिलालेख में। और पांडु वंश की स्थापना और शासन की प्रारंभिक जानकारी कालिंजर शिलालेख के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके बाद आते हैं खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिलालेख, अर्थात लक्ष्मणेश्वर मंदिर में छपा शिलालेख, लिखा गया शिलालेख। तो यह कहाँ है? यह खरौद में है, छत्तीसगढ़ में। और इसके शासन से संबंधित है। किसके शासन से संबंधित है? यह ईशान देव, जो कि इंद्रबल का पुत्र था, इसके शासनकाल से संबंधित है खरौद का शिलालेख। इसमें यह जानकारी मिलती है कि ईशान देव ने मंदिर निर्माण करवाने की सूचना धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो विवरण है इसमें दिया है शिलालेख में। उसके बाद एक और चीज़ मिलता है राजिम ताम्रपत्र। राजिम में मिला तांबे का पत्र, ताम्रपत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह महाशिव तिवर देव के शासनकाल से संदर्भ रखता है। इसका महत्व क्या है? तराजू, भंडार, प्रशासनिक आदेश और कर संबंधी इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद बालोद ताम्रपत्र, यह बालोद से मिला है। यह भी महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित शिलालेख है, ताम्रपत्र है। और बालार्जुन के शासनकाल की प्रशासनिक, धार्मिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का उल्लेख बालोद ताम्रपत्र में मिलता है। उसी तरह बोंडा का ताम्रपत्र, यह जो बोंडा है वह छत्तीसगढ़ में है
और यह भी महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल से संबंधित है। इस ताम्रपत्र में इनके शासनकाल के विस्तार, साहित्यिक योगदान और दरबार के कवियों के नाम शामिल किए गए हैं। फिर अन्य चीज़ों में देखें तो लक्ष्मण मंदिर का शिलालेख सिरपुर, जो कि सिरपुर महासमुंद छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को हर्षगुप्त और देवी वाष्टा, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता थी और हर्षगुप्त की पत्नी थी, इन तीनों के बारे में लक्ष्मण मंदिर शिलालेख से पता चलता है। तो इस शिलालेख में लक्ष्मण मंदिर निर्माण की तिथि लिखी हुई है और राजवंश के प्रमुख सदस्यों का उल्लेख किया गया है और स्थापत्य कला का प्रमाण यह हमें देता है। उसी तरह शक्ति जिले के अड़भार ताम्रपत्र का लेख है ना, शक्ति जिले के अड़भार ताम्रपत्र। तो अड़भार जो कि शक्ति जिला में स्थित है छत्तीसगढ़ में, यहाँ ताम्रपत्र मिला है जो कि नन्नराज द्वितीय के शासनकाल को दर्शाता है। नन्नदेव के पुत्र महाशिव तिवरदेव और उनके शासनकाल के विस्तार संबंधी जानकारी यहाँ पर मिलता है। उसी तरह सेनक पाठ अभिलेख, सेनक पाठ का अभिलेख, सेनक पाठ छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, और यह भी नन्नराज द्वितीय के शासनकाल से संबंधित अभिलेख है और इसमें यह बताया गया है कि उनका शासन विस्तार, क्षेत्रीय विजय और प्रशासन पर विवरण इस सेनक पाठ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि पांडु वंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों की विस्तृत सूची कौन कौन सी है, कौन कौन से मंदिर बनाए गए और उनके शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, असमंजस, शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।